खूब मेहनत की बच्चों मैंने इस अटेम्प्ट पे, और ये मेरी आखिरी वीडियो है। सारे यस करवा दूंगा 29 मिनट में। मैंने एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करवाया 1 मिनट में, 20 से 25 मिनट में, 10 से 15 मिनट में हर चैप्टर करवाया, 1 घंटे में हर चैप्टर करवाया, विद क्वेश्चंस करवाया, कॉन्सेप्ट समेत करवाया, मैराथन करवाई, हर प्रकार की प्लेलिस्ट मैंने डाली। लेकिन अभी भी मेरा टारगेट जो है वो अधूरा है, और आप बच्चों के हाथ में है कि अभी मेरी इस आखिरी वीडियो के बाद वो टारगेट आप पूरा कराते हैं या नहीं। वो टारगेट है 13,000 सब्सक्राइबर्स का। मैंने कहा था मैं एमसीक्यू की वीडियो 13,000 के बाद डालूंगा, पर वो भी मैंने पहले ही डाल दी, टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की वीडियो। वो भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका, मैराथन का, सबका लिंक मिल जाएगा आपको। पर बच्चों अब आपके हाथ में है, ये मेरी आखिरी वीडियो है इस अटेम्प्ट की, 13,000 के टारगेट तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी फैमिली है, मैंने कई बार ये बात बोली है हर वीडियो में, आप नहीं आगे बढ़ाओगे तो कौन आगे बढ़ाएगा। अभी आपको सारे ये समझ में आएंगे A to Z। ईयरफोन लगा के जब आप पेपर पे जाओ, रास्ते में सुन सकते हो, रात को सुन सकते हो, कल रात को 2 तारीख की रात को, कभी भी समय मिले तब सुन सकते हो। आज कल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 1 तारीख की रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। आप 2 तारीख की रात को सुन सकते हो, पेपर पर जाते टाइम सुन सकते हो। एक लाइक इस वीडियो को, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको लगे कुछ एफर्ट्स आपके सर ने किए हैं तो। अभी आप वीडियो देखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। पीछे घड़ी में 1 मिनट खत्म और आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म। AS1 पॉडकास्ट ये इंटरमीडिएट, बहुत बहुत स्वागत है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? किसी भी पॉलिसी को सेलेक्ट करने के लिए 4 चीजों का ध्यान रखना है: प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैटेरियलिटी और रियलिटी। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन से हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट: फॉलोड है तो डिस्क्लोज मत करो, कोई फॉलोड नहीं है तो डिस्क्लोज करो। AS1 एप्लीकेबल किन पे होता है? AS1 एप्लीकेबल है सभी एंटिटीज के ऊपर। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर चेंज मटेरियल है, अमाउंट पता है तो अमाउंट डिस्क्लोज करो। अगर चेंज मटेरियल है, अमाउंट नहीं पता तो फैक्ट डिस्क्लोज करो। अगर चेंज मटेरियल नहीं है तो इग्नोर करो, और मटेरियल नहीं है, फ्यूचर ईयर्स में मटेरियल हो जाएगा तो फैक्ट डिस्क्लोज करो। ये तो बच्चे बताएंगे कमेंट करके, ये एक अकाउंटिंग टर्म है जो फोटो के रूप में छुपी हुई है। सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि हम सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सीरीज इस प्रकार से लेकर के। धन्यवाद। AS2 का नाम बताइए। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। WIP और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट आती है बेसिक परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और NRV आती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। और कॉस्ट में 4 चीजें नहीं आती हैं: 80, ASSI, A फॉर एबनॉर्मल लॉस, S फॉर स्टोरेज कॉस्ट, S फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और I फॉर इंटरेस्ट कॉस्ट। फाइनली रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी ये बताइए। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन डिपेंड करेगी कि अगर जिस फिनिश गुड्स में वो रॉ मटेरियल यूज होने वाला है वो फिनिश गुड्स लॉस पे बिकने वाला है तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होगी रिप्लेसमेंट प्राइस पर, अदरवाइज कॉस्ट प्राइस पर। सब्सक्राइब कीजिए बच्चों अगर आप चाहते हैं हम पूरी सीरीज इसी प्रकार से लेकर के। धन्यवाद। AS3 का नाम बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं AS3? 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की सेल और परचेज ब्रैकेट लगा के, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। फाइनेंसिंग का फॉर्मेट बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इशू और इनका रीपेमेंट ब्रैकेट लगा के। रीपेमेंट प्रेफरेंस का रिडेम्पशन कहलाता है, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कहलाता है और इक्विटी का रीपेमेंट बायबैक कहलाता है। इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड और फाइनल डिविडेंड पेड ब्रैकेट लगा के। ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिससे बच्चों को डर लगता है वो बताएं। ऑपरेटिंग की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड करते हैं DGP दिल, D for depreciation, G for goodwill, patent, trademark, amortize, P for preliminary expenses written off, D for discount on issue of debentures written off, I for interest expense, L for loss on sale of fixed asset, less होता है DRIP, D for dividend income, R for rental income, I for interest income, P for profit on sale of fixed asset। निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और रिवर्स को लेस कर देते हैं। फाइनली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, टैक्स पेड माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग का आंसर आ जाता है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज इस प्रकार से लेके आए। लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। AS4 का नाम बताइए। Contingencies and events occurring after the balance sheet date। AS4 के नाम में धोखा क्या है? कॉन्टिंजेंसीज लिखा हुआ है पर उसके बारे में बात ही नहीं करता। इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट? एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके हालात 31 मार्च से पहले ही पैदा हो गए थे, उन्हें हम एडजस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनली नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट?
नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स जिनकी कंडीशन 31 मार्च से पहले पैदा नहीं हुई थी, उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करके चलते हैं। सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं हम इसी प्रकार से और वीडियोस लेकर के आए। लाइक करिए। थैंक यू बच्चों। AS5 का नाम बताइए। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। किन चीजों के बारे में बात करता है AS5? 5 चीजों के बारे में बात करता है। ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल क्या है? वो रेगुलर आइटम जो डे टू डे होता है लेकिन इस बार उसका साइज और नेचर डिफरेंट हो गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है ही नहीं, बिजनेस में कभी कभार फ्रीक्वेंटली नहीं होते, रेगुलरली कभी कभार नहीं होते, बहुत ही रेयर होते हैं। प्रायर पीरियड आइटम क्या है? पिछले सालों के अकाउंटिंग मिस्टेक्स जिनका करंट ईयर में पता चला है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब कर सकते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप चेंज कर सकते हो तो कब चेंज कर सकते हो? अगर किसी स्टैट्यूट ने कहा, किसी एएस ने कहा, या बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है तो। अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज क्या है? फॉर एग्जांपल आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था 2%, अब आपका एस्टिमेट बदल गया, अब आप उसे बढ़ा रहे हो 5%। इन सब का ट्रीटमेंट या तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके चलते हैं, या अगर वो एसपीएल आइटम है तो एसपीएल के अंदर उसको सेपरेट हेडिंग में डिस्क्लोज करके चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। धन्यवाद। 1 मिनट में 1 AS बदले में 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब, पसंद आए तो एंड में कर देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगता है। एसेट कंस्ट्रक्ट करने का, उसके लिए नक्शा बनवाने का, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन का और एसेट की डिस्ट्रक्शन का अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अकाउंटिंग AS7 कराएगा। 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिक्स्ड प्राइस कि भाई मुझे फिक्स इतना पैसा दे देना काम के बदले में, और एक कॉस्ट प्लस, उसमें क्या होता है मेरी इतनी लागत लगी है उसमें प्लस कर देना 10% 20% प्रॉफिट, उतना पैसा मुझे दे देना। 3 शर्तें अगर पूरी होती हैं तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को एक ही कॉन्ट्रैक्ट मान के सिंगल प्रॉफिट निकालते हैं। कौन सी हैं 3 शर्तें? काम सिंगल प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, काम कंटिन्यूअसली चल रहा हो और एक सिंगल प्राइस बताया गया हो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। एक भी शर्त टूटी तो फिर सेगमेंटिंग कर देंगे, अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे। इससे पहले आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करो AS7 के हिसाब से 2 शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। काम कंप्लीशन के चांसेस 50% से ज्यादा होने चाहिए, प्लस पैसा रिकवर हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति से जिसके लिए काम कर रहे हो, उस बात के चांसेस भी 50% से ज्यादा होने चाहिए। अगर दूसरी शर्त टूटी, सामने वाले से चांसेस नहीं है पैसा रिकवरी के, तो रेवेन्यू पोस्टपोन कर दो। अगर पहली शर्त टूटी, 50% से ज्यादा चांस नहीं है कंप्लीशन के, तो आपको क्या करना है? उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है जितनी आपकी कॉस्ट इनकम हुई, उसमें से भी जो रिकवर हो जाएगा वो। पहले हालात ठीक थे, बाद में अनसर्टेनिटी आई है तो प्रोविजन बना दो, और एस्केलेशन क्लॉज और इंसेंटिव रेवेन्यू का ही पार्ट बनेंगे AS7 से। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब। धन्यवाद। 1 मिनट में 1 AS बदले में 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, पसंद आए तो एंड में कर देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 5 टाइप के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना सिखाता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। सेल ऑफ गुड्स से आया रेवेन्यू 4 कंडीशंस पूरी होने के बाद रिकॉर्ड होगा। ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है गुड्स पे, और कलेक्शन में अनसर्टेनिटी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस का रिकॉर्ड करने के लिए रेवेन्यू आपको 2 मेथड है। प्रोपोर्शनेट मेथड, जितने परसेंट सर्विस कंप्लीट होगी उतने परसेंट रिकॉर्ड कर दो, या कंप्लीशन मेथड, पूरी सर्विस कंप्लीट होने पे पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड कब रिकॉर्ड होगा? व्हेन द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। कहां-कहां AS एप्लीकेबल नहीं है? AS7, AS12, AS19 और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर AS9 नहीं लगेगा। साथ ही साथ AS9 में कौन से रेवेन्यू कवर नहीं होंगे? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और फॉरेक्स गेन और करंट लायबिलिटी से होने वाले रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन पे AS9 नहीं लगेगा। करंट एसेट्स के अनरियलाइज्ड गेन पर AS9 नहीं लगेगा, रियलाइज्ड वाले पे लगेगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है? किन हालात में आपने रेवेन्यू पोस्टपोन किया वो डिस्क्लोज करना होता है। एजेंट का कमीशन क्या, एजेंट का रेवेन्यू क्या होता है? उसका कमीशन, ना कि पूरा का पूरा सेल प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट आएगा रेवेन्यू में? नहीं। कैश डिस्काउंट आएगा? यस। AS9 समाप्त। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब। धन्यवाद। 1 मिनट में 1 AS, पसंद आए तो एंड में 1 लाइक 1 सब्सक्राइब कर देना। AS10 PPE, कोई भी वो आइटम जो 3 कंडीशंस को पूरा करे PPE बन जाएगा। पहली कंडीशन वो टेंजिबल है, प्लस उसकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, प्लस उसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया है। कोई भी PPE आपके पास 2 प्रकार से आ सकता है, या तो परचेज कर लो या सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर लो। किसी भी केस में इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए 2 मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब कॉस्ट में से डेप्शन माइनस करो, जो वैल्यू आई बैलेंस शीट में लिखो, लेकिन डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज की डेट से लगेगा और कंपोनेंट बेसिस पे लगेगा, ये याद रखना। रिवैल्यूएशन मॉडल आप बुक वैल्यू को मार्केट प्राइस पे लेकर के आते हो। अगर पहली बार रिवैल्यूएशन पे वैल्यू बढ़ गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। दोबारा में भी बढ़ गई सेम एंट्री, लेकिन दोबारा में वैल्यू घट गई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एसेट, और अगर इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं थी जितनी घट गई तो एक्स्ट्रा अमाउंट P&L में डेबिट हो जाएगा। दूसरा केस बनाते हैं, पहली बार रिवैल्यूएशन पे वैल्यू घट गई तो P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट, दोबारा में भी घट गई तो सेम एंट्री P&L टू एसेट, लेकिन दोबारा में वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, और इतनी ज्यादा बढ़ गई जितनी घटी भी नहीं थी तो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट से। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब। 1 मिनट में 1 AS, पसंद आए तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब एंड में कर देना। AS11 अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। 4 चीजों की अकाउंटिंग सिखाता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन ऑपरेशंस और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है? आपकी डोमेस्टिक करेंसी से अलग किसी भी करेंसी में की गई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। उसका इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पर होगा और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आइटम मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। अगर मॉनिटरी है तो आप करोगे क्लोजिंग रेट पर, अगर नॉन मॉनिटरी है तो आप करोगे हिस्टोरिकल रेट या रेट ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जो भी बेटर अवेलेबल है। एक्सचेंज डिफरेंस P&L में चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन अगर लिया है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है या तो P&L में ट्रांसफर करो या एडजस्ट करो कॉस्ट से। नॉन डेप्रिशिएबल के लिए तो P&L में ट्रांसफर करो या फिर FCMITD फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डाल दो, लोन पीरियड में अमोर्टाइज कर दो। एक्सचेंज डिफरेंस के लिए जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है वो एक बार ले लिया तो बाद में बदल नहीं सकते। उसके बाद बात करते हैं तीसरा आइटम फॉरेन ऑपरेशन। अगर इंटीग्रल है
फॉरेन ऑपरेशन तो उसका एसेट लायबिलिटी किस रेट पर होगा, एसेट लायबिलिटी होगा बिल्कुल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की तरह, और इनकम एक्सपेंस एक्सचेंज रेट या एवरेज रेट। इसी प्रकार से नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है तो उसका एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पर और इनकम एक्सपेंस एक्सचेंज रेट या फिर एवरेज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में अमोर्टाइज हो जाएगा और एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में चला जाएगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। 1 मिनट में एक एएस बदले में 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, पसंद आए तो एंड में कर देना। एएस 12 गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए, उसे या तो आप एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दीजिए या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल के डेप्रिसिएशन के रेशियो में अमोर्टाइज कर दीजिए। दूसरी ग्रांट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, इन उसके ट्रीटमेंट में इन दोनों के साथ एक ऑप्शन और आ जाता है कि आप उसे कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हो। तीसरी ग्रांट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, उसे आप कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करोगे। चौथी ग्रांट रेवेन्यू से रिलेटेड, उसे या तो पीएनएल में डाल दो या फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डालो और कॉस्ट इनकर्ड के रेशियो में अमोर्टाइज कर दो। पांचवी ग्रांट जो आपकी है कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट से रिलेटेड, उसे आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। और छठी ग्रांट में आपको कोई एसेट ही मिल रहा है तो उसे आप नॉमिनल रेट पर रिकॉर्ड करके चलोगे, और अगर कोई ग्रांट रिफंड करनी पड़ रही है तो एंट्री रिवर्स कर दो और डिफरेंस पीएनएल में डाल दो। ग्रांट रिकॉर्ड कब होगी, जब कंडीशंस पूरी हो गई हो और इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस हो, प्लस ग्रांट मिल जाएगी, इस बात के पूरे चांसेस हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। 1 मिनट में एक एएस, पसंद आए तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, एंड में कर देना। एएस 13 इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सिखाता है। इन्वेस्टमेंट होती है 2 प्रकार की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जिस इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के अंदर बेचने की कोई इंटेंशन नहीं है वो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। कोई सी भी इन्वेस्टमेंट हो उसका इनिशियल रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट प्राइस पर। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट प्राइस में से आप माइनस कर दोगे कोई भी आपका अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो वो, और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई कर रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे तो वैल्यूएशन होगी कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। वहीं अगर शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई कर रहे हैं तो आपकी वैल्यूएशन होगी कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। राइट शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलता है, बोनस शेयर्स की कोई एंट्री नहीं होती है। ब्रोकरेज और शेयर ट्रांसफर स्टैम्प की जो कॉस्ट है वो आपकी एएस 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में शामिल होगी। अगर प्राइस दे रखा है एक्स इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग से होगी, अगर कम इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग से नहीं होगी। और अगर बेच दिया इन्वेस्टमेंट तो जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का या कैरिंग अमाउंट और सेल प्राइस का वो जाएगा पीएनएल के अंदर। एक लाइक एक सब्सक्राइब। 1 मिनट में एक एएस, पसंद आए तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, एंड में कर देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोविंग कॉस्ट, किसी क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने के लिए या बनाने के लिए लिए गए लोन पर जो ब्याज है वो कैपिटलाइज होगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। ये सिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, जिसे बनाने में 12 महीने से ज्यादा का समय लगे, उसमें करंट एसेट भी आता है। ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होगी जो हमें कैपिटलाइज करना है, जनरल बोरोविंग के लिए वेटेड एवरेज रेट, स्पेसिफिक बोरोविंग के लिए स्पेसिफिक रेट। कब तक इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, जब तक सब्सटेंशियली रेडी टू यूज ना हो जाए क्वालिफाइंग एसेट। कैपिटलाइजेशन रोक देंगे अगर एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई है, लेकिन एक्टिव डेवलपमेंट का रुक जाना पार्ट ऑफ प्रोसेस है तो कैपिटलाइजेशन नहीं रुकेगा। अगर क्वालिफाइंग एसेट ऐसा है जो पार्ट्स में बन रहा है और उसका कोई पार्ट कंप्लीट हो गया है या सब्सटेंशियली रेडी टू यूज हो गया है तो उतने पार्ट का कैपिटलाइजेशन रोक दो, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करना शुरू कर दो। और अगर कहीं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दिया लोन की, वहां से इंटरेस्ट आया है तो उसको नेट करने के बाद, माइनस करने के बाद ही जो नेट इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज होगा। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। 1 मिनट में एक एएस, पसंद आए तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, एंड में कर देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। एएस 17 के हिसाब से बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग अलग अलग होनी चाहिए। कितने सेगमेंट होते हैं एएस 17 के हिसाब से? 2, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। प्रोडक्ट वाइज यानी बिजनेस सेगमेंट और एरिया वाइज अलग अलग सेगमेंट है यानी ज्योग्राफिकल सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल बनेगा? अगर कोई भी सेगमेंट इन तीनों में से किसी एक कंडीशन में भी फंस जाता है वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। कौन सी है 3 कंडीशन? पहली कंडीशन, अगर उस सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स का 10% या उससे ज्यादा है तो वो बनेगा रिपोर्टेबल। या फिर अगर उस सेगमेंट के पास जो एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स का 10% या उससे ज्यादा है तो वो बन जाएगा रिपोर्टेबल। और सारे सेगमेंट्स के जो प्रॉफिट में है उसका टोटल, सारे सेगमेंट जो लॉस में है उसका टोटल, इन दोनों का हायर लेके 10% निकाल लो। अगर किसी भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस इस 10% वाली फिगर से ज्यादा है तो वो बन जाएगा रिपोर्टेबल। कोई सेगमेंट इन तीनों कंडीशन में नहीं फंसा फिर भी बनेगा रिपोर्टेबल अगर वो पिछले साल रिपोर्टेबल था या मैनेजमेंट चाहे या 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। 1 मिनट में एक एएस, पसंद आए तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, एंड में कर देना। एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इंडिविजुअल के लिए कौन होता है रिलेटेड पार्टीज? माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और स्पाउस यानी जीवन साथी। इंडिविजुअल के लिए कौन सी कंपनियां होती हैं रिलेटेड पार्टीज? अगर किसी इंडिविजुअल के पास किसी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर है यानी कंट्रोल है तो रिलेटेड पार्टी है। अगर 20 से लेकर 50% तक शेयर है यानी एसोसिएट रिलेशनशिप है तो भी रिलेटेड पार्टीज। और अगर वो इंडिविजुअल किसी कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन है, केएमपी है, तो भी रिलेटेड पार्टीज। कंपनी के लिए कौन सी कंपनियां होती हैं रिलेटेड पार्टीज? अगर किसी कंपनी के पास दूसरी कंपनी का कंट्रोल यानी 51% से ज्यादा शेयर्स हैं, दोनों बन गए रिलेटेड पार्टीज, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 20 से लेकर 50% तक भी शेयर्स हैं तो दोनों बन गए एसोसिएट रिलेशन में रिलेटेड पार्टीज। और कोई 2 कंपनियां किसी एक कंपनी से कंट्रोल होती हैं तो वो दोनों आपस में बन गई कॉमन कंट्रोल में रिलेटेड पार्टीज। जॉइंट वेंचर के केस में
ए और बी ने मिलकर बनाया सी, ए और सी और ए रिलेटेड पार्टीज, बी के लिए सी के लिए भी रिलेटेड पार्टीज, ए और बी नॉट रिलेटेड पार्टीज। एक दिन के लिए भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आया तो जो ट्रांजैक्शन है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी नोट्स में। एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। AS21 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। आपको करना है 7 स्टेप्स में कंसोलिडेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले ये निकाल लो होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर है। अगले स्टेप पे आप करेंगे डिविडेंड का ट्रीटमेंट। डिविडेंड चाहे प्री चाहे पोस्ट प्रॉफिट में से दिया हो, सब्सिडरी की एंट्री होगी P&L टू बैंक। होल्डिंग के यहाँ अगर प्री में से प्रॉफिट है तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, अगर पोस्ट में से डिविडेंड दिया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। थर्ड स्टेप पे आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो गुडविल, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। चौथे स्टेप पे आपको देखना है कि अगर किसी एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसमें से नई वैल्यू में से नया डेप्शन माइनस करके ही वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे जाएगा। पांचवें स्टेप पे आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन पोस्ट प्रॉफिट्स में से माइनस कर देना है। छठे स्टेप पे आपको पूरा ट्रीटमेंट कर लेना है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट का। उसमें जो होल्डिंग का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में, और माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और आखिरी स्टेप पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की पूरी कैलकुलेशन कर लो, जिसमें सब्सिडरी के शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट, सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का टोटल मार लो इनटू परसेंटेज शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी। एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS22 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग सिखाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या IDT की नहीं, फॉरेन टैक्सेस पे एप्लीकेबल है। अगर इनकम टैक्स के P&L के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, अकाउंट्स के P&L में कम है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, एंट्री होगी DTA अकाउंट डेबिट टू P&L। रिवर्स केस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। DTA को नॉन करंट एसेट में दिखाते हैं, DTL को नॉन करंट लायबिलिटी में। इन दोनों को ही प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। इन दोनों को ही सेट ऑफ कर सकते हैं अगर सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड हैं। अगर आपके टैक्स हॉलीडे है तो जो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड में अराइज हुआ रिवर्स हो गया, नो रिकॉग्निशन। जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में अराइज हुआ रिवर्स हुआ बाद में, तो उसे जब टैक्स हॉलीडे पीरियड अराइज हुआ उस पीरियड में रिकॉर्ड करके चलोगे। जो टाइमिंग डिफरेंस पहले अराइज हुआ वो पहले रिवर्स होगा। टाइमिंग डिफरेंस DTA DTL क्रिएट करते हैं, परमानेंट डिफरेंस DTA DTL क्रिएट नहीं करते हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS23 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। आपने जिस कंपनी के 20% से लेके 50% तक शेयर खरीदे हुए हैं, इस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे होगी ये सिखाता है AS23। आपने जो पेमेंट करी है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर दिखाओगे, जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व उसे सेपरेटली दिखाओगे, जो डिविडेंड आपको मिला है इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करोगे हर केस में, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में आपका हिस्सा बनता है उसे इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट में प्लस कर दोगे। जो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में आपका हिस्सा है वो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त एडजस्ट हो जाएगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 1 मिनट में एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना पसंद आए तो। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? बिजनेस का एक सेपरेट मेजर हिस्सा प्लस उसकी अकाउंटिंग अलग हो सकती है, प्लस उसे एंटायरली या पीस मील में बेचे जाने का एक सिंगल प्लान बनाया जा चुका है। तीनों कंडीशन पूरी हुई, बन गया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर AS24 कब ट्रिगर होता है? जिस दिन प्लान बना के अनाउंस कर दिया, जिस दिन एग्रीमेंट में एंटर हुए, विच एवर इज अर्लियर। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से गोइंग कंसर्न एबिलिटी हर्ट नहीं होती। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? डेट ऑफ इनिशियल ट्रिगर ऑफ द AS24, प्री टैक्स प्रॉफिट्स, एसेट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट, रेवेन्यूज और कैश फ्लोज, ये सब आपको डिस्क्लोज करना होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड। पसंद आया एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। 1 मिनट में एक AS पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स IFR क्या होती है? IFR अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ऑडिट रिपोर्ट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाती है 1 साल से कम पीरियड के लिए, उन्हें कहते हैं IFR। अगर IFR बन रहा है तो उस पर लगेगा AS25। AS25 किससे नहीं कहता कि IFR बनाओ, पर अगर कोई संस्था IFR बना रही है तो फिर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर वही लगेंगे जो AS25 बताएगा। एक क्लॉज 33 और 41 है लिस्टिंग एग्रीमेंट का, जो ये कहता है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी IFR बना रही है तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वही लगेंगे जो क्लॉज 33-41 ने बताए हैं। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट AS25 का लगेगा। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर वेटेड एवरेज टैक्स रेट लगता है, प्रोविजन वहां भी बनाया जाता है और मेटेरियलिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद।
AS26 1 मिनट में पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। कोई भी आइडेंटिफाइएबल प्लस नॉन मॉनिटरी प्लस विदाउट फिजिकल सब्सटेंस वाला एसेट जिसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो वो है इंटेंजिबल एसेट, उस पर लगेगा AS26। इंटेंजिबल एसेट दो तरीके से आपके पास आ सकता है, परचेज कर लो या सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर परचेज किया है तो बेसिक परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गई, इसे लाइफ से डिवाइड करके अमोर्टाइज करके P&L में ट्रांसफर करते रहो। और अगर सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो दो फेज होंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च फेज का सारा खर्चा P&L में जाएगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा। अगर तीन शर्तें पूरी हो रही है, संस्था ने पूरा प्लान बना लिया है कि डेवलपमेंट पूरी करके रहेंगे, प्लस टेक्निकल फीजिबिलिटी है, प्लस कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी फिर P&L में जाएगा। अगर आपने इंटेंजिबल एसेट की लाइफ क्वेश्चन ने नहीं दे रखी है तो 10 ईयर्स मान लेना, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है तो 0 मान लेना। डिस्पोजल के वक्त उसे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है SPL में तुरंत जाएगा, और रिटायरमेंट के वक्त कैरिंग वैल्यू पर लिख करके चलेंगे और चेक करते रहेंगे यार बैलेंस शीट डेट पर कहीं AS28 तो नहीं है, इंपेयरमेंट तो नहीं होने वाला। एक लाइक एक सब्सक्राइब, धन्यवाद। AS29 1 मिनट में प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज और कॉन्टिजेंट एसेट का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर बनाता है। क्या होता है प्रोविजन? एक ऐसी लायबिलिटी जो देनी तो पड़ेगी पर अमाउंट हमें नहीं पता। प्रोविजन को कब रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्लस प्रोबेबल यानी 50% से ज्यादा चांस है कि पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट हो सकता है। तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो बन जाएगी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में लिखते हैं, और चांसेस अगर रिमोट है यानी 10% से भी कम है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की पेमेंट के तो डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। कॉन्टिजेंट एसेट को कहीं भी शो नहीं करते, केवल अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि प्रूडेंस मना करता है कॉन्टिजेंट एसेट को कहीं भी शो करने के लिए। कुछ बातें ध्यान रखने लायक ये हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे AS29 नहीं लगता, और जिस पर्पस के लिए प्रोविजन बनाया है उसी पर्पस के लिए यूज होगा। ओनेरस यानी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेक्टेड लॉस विच एवर इज लोअर। लास्ट है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो प्रोविजन बनाओगे, और अगर सेल ऑफ ऑपरेशन हो रहा है तो उस दिन प्रोविजन बनाओगे जिस दिन बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में आपने एंट्री कर ली है। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम आपको लगेगा, 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।